नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, आज संडे स्पेशल क्लास के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि समय बच चुका है 12 और 12 बजे आते हैं रीजनिंग की लाइव लेकर आप सबके सामने। और हम लोग ढेर सारी रोज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं डे बाय डे, और ये हमारी रेगुलरिटी कंटिन्यू चल रही है और कोशिश करेंगे कि ये रेगुलरिटी जो हमारी आपकी बनी हुई है टूटने ना पाए, और इसी प्रकार से रेगुलर तरीके से हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। जैसे हम रेगुलर आपके साथ जुड़े हैं, तो आपको भी सबको प्रयास करना है कि रेगुलर कंटिन्यू क्लास करना है और बराबर प्रैक्टिस सेट करना है, जिससे चीज़ें जो है आगे के लिए जो है बढ़िया से बेस्ट तरीके से निकल कर सामने आ जाए। तो जितने दोस्तों जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद। तो चलिए आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। और आज आप सब देख पा रहे होंगे कि बेस्ट ट्रिक के साथ वीडियो यूपीएसआई पुलिस का रीजनिंग का आपका 5वां मिक्स प्रैक्टिस सेट के साथ संडे स्पेशल यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। इस क्लास को जो है हम लोग जो है आगे अब कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग जो है रोज करते आ रहे हैं। तो आइए इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या करना है। तो डेली यूट्यूब शेड्यूल आप सबको पता है कि इसमें क्या क्या करना है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास 8 बजे चलती है, इंडियन पॉलिटी क्लास 9 बजे, जीके जीएस की क्लास जो आपकी 10 बजे चलती है, रीजनिंग की क्लास 12 बजे, 12 बज चुका है। इसके बाद ज्योग्राफी क्लास 1 बजे, और आपकी जो है मैथ्स की क्लास 3 बजे, और साइंस की क्लास 6 बजे। इसी प्रकार से हमारा जो शेड्यूल है, इसको जो हम लोग आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू प्रोसीड करते चलेंगे। तो अगर इनमें से कोई भी क्लास आपको जो है करना है, कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत बढ़िया आपके पास अवसर मिलेगा। रोज आप इस टाइम पर, जो टाइम आपके सामने लिखा हुआ है, आकर जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आप सबको दिख रही होगी, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट आपके सामने आ गया है। और ये जो मॉक टेस्ट है आप सब देख पा रहे होंगे, ये जो मॉक टेस्ट है आपका 15 मॉक टेस्ट आपके जो है किसके हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के, और साथ में 25 आपके पास सेक्शनल टेस्ट हैं। क्या है, 25 आपके पास सेक्शनल टेस्ट हैं। कह रहा है कि टॉप 15 मार्क टेस्ट और 25 सेक्शनल टेस्ट। इसके बाद कह रहा है कि 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज आपके सामने आएंगे, और साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी आपके साथ आएगा। ये सबसे मोस्ट बात है कि आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है। और अगला जो पार्ट है आपका डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ में, कि डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ में आपकी जो है क्लास आप सबके सामने उपस्थित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब तैयार हो जाओ। अब मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ प्रश्न आपके सामने आएंगे, बस आपको जवाब देते चलना है, बताते चलना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अध्यापक, महिला और मां के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो बताइए, इसने क्या कहा है कि अध्यापक, महिला और मां के बीच से सबसे सही संबंध को दर्शाता है। तो बताइए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। तरह की अध्यापक, महिला और माँ के बीच सबसे सही संबंध दर्शाने वाला कौन सा आपका जो है डायग्राम होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से तैयार हो जाओ। आप सबको एक बात पता होगी कि यहाँ पर कह रहा है कि माँ और महिला और अध्यापक, तो दुनिया में जितनी भी माँ हैं, दुनिया में जितनी भी माँ हैं वो सारी की सारी क्या है, महिला होती हैं। ये बात मानते हो कि नहीं? दुनिया में जितनी भी माँ हैं तो सारी की सारी क्या है, महिलाएं हैं। ये बात मानते हो? अध्यापक की बात करें तो कुछ भाई हम ये नहीं कह सकते कि सारी महिलाएं अध्यापक हैं, और अगर सारी महिलाएं अध्यापक बन गई तो समझो कि कितना नरक हो जाएगा जीवन पुरुषों का। और इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो, दूसरा कह रहा है कि अगर कह रहा है कि कुछ अगर माँ की बात करें तो कुछ माँ अध्यापक है भी भाई, कुछ माँ ऐसी हैं जो अध्यापक हैं कि नहीं है, और कुछ अध्यापक ऐसी हैं जो किसी न किसी की माँ हैं। तो आपका इस प्रकार से जो है डायग्राम बनेगा, और ये डायग्राम कहाँ जाएगा, आप इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सबने सी को ही चूज किया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये प्रश्न आपका वेन डायग्राम का है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। किसी भी एग्जाम में बैठे एक या दो प्रश्न, यहाँ से दो प्रश्न तो मिलना ही मिलना है। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि वर्षा को जल कहा जाता है और जल को सड़क तथा सड़क को बादल कहा जाता है, बादल को आकाश और आकाश को समुद्र तथा समुद्र को रास्ता को एक हवाई जहाज, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, आप सबको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर तो शब्द लिख लीजिए। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न में थोड़ा सा फाल्टिंग लग रही थी, तो बताइए हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। आप सबको बताना है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। तो वैसे अगर देखिए, हम सबको पता है कि हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, और आकाश किस में कन्वर्ट हुआ है? आकाश को समुद्र कहा जाता है। आकाश को क्या बोल रहा है? समुद्र। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? समुद्र आएगा। छोटा सा प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि आप सबके गलत नहीं होंगे। बहुत ही कॉमन सा नॉर्मल सा प्रश्न था। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सबसे। क्वेश्चन नंबर 3, अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनका पूर्ववर्ती 9 हो और परवर्ती भी 9 हो? बताइए। कह रहा है कि अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं, कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्व में भी 9 हो और बाद में भी 9। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, और परवर्ती का मतलब क्या होता है? बाद में। तो चलो बता दो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। ऐसे कितने 6 हैं? तो भाई ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 9 और बाद में 9? तो इसके पास तो नहीं है। एक 6 यहाँ पर आपको मिलेगा जिसके पहले भी 6 है, पहले भी 9 है और बाद में भी 9। इस 6 की बात करें तो इसमें नहीं है। इस 6 की बात करें, इसकी बात करें, नहीं है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर है, पहले भी 6 9 है, बाद में भी 9 है। और इस 6 की बात करेंगे, पहले तो है बाद में नहीं है। और इस 6 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा ओनली 2। तो आप सब ध्यान से देखिए, तो ओनली 2 ऐसे हैं कि जिसमें पहले भी 6 है और बाद में भी 9। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबने कर लिया होगा विदाउट गलती के। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शब्द वाशिंगटन में कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या है जो वर्णमाला में है? बताइए। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। कह रहा है कि वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या है जो वर्णमाला में है। मतलब वर्णमाला में जो उसका नंबर होता है वो यहाँ पर भी नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो, मैं लिख देता हूँ अलग से, वाशिंगटन लिखा हुआ है। वाशिंगटन, WASHINGTON लिखा है वाशिंगटन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 7 नंबर पर वर्णमाला में भी जी होता है, 7 नंबर पर यहाँ भी है। तो यही प्रश्न पूछ रहा था, कह रहा था शब्द वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर वही संख्या पर है जिस प्रकार से वह वर्णमाला में होता है। तो चलिए दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा चौथे का 7वां, तो जी आंसर। और जी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो चौथे का चौथा जी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से मिल गया होगा। आइए चलते हैं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सब देखें, वीडियो री एग्जाम की अगर बात करें सभी लोग, तो 2018 का आप सबको पता है कि 2018 का वीडियो री एग्जाम जो आपका होने वाला है, उसके लिए टॉप 15 मार्क टेस्ट की बात की जा रही है। टॉप 15 मार्क टेस्ट की बात की जा रही है। और अगर ये टॉप 15 मार्क टेस्ट आपको देना है, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलेंगे। आपको जो है टेस्ट देना है, टेस्ट के बाद हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, चाहे वो रीजनिंग का पोर्शन हो, चाहे वो हिंदी का पोर्शन हो, चाहे जीके जीएस का पोर्शन हो, उसका सॉल्यूशन आपको जो है पूरा एक वीडियो के साथ में मिलेगा। हर सब्जेक्ट का आपका टीचर जो है आपको यहाँ सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आएगा और उसको डिस्क्राइब करेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, आपको बताना है। बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर बताओ सभी लोग भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर बताओ सभी लोग, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताओ जल्दी से। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? बाबर, शेरशाह, हुमायूं और अकबर। बताइए, बाबर, शेरशाह, हुमायूं और अकबर ये तभी कर पाएंगे जब आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होगी। बाबर, हुमायूं और अकबर, बताइए, और शेरशाह, इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा बताना है। और बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कौन से राजा थे, राजा से आपस में संबंध पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि कौन से किनका संबंध नहीं था। आपको बताइए, छोटा सा प्रश्न है, बोलिए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा।
भाई देखो, अगर सीधी सी बात देखें तो बाबर की बात करें, हुमायूं की बात करें और अकबर की बात करें तो सब एक ही वंश के लोग हैं, एक ही वंश के लोग हैं। बाबर की पूरी जनरेशन यहाँ पर चलती आ रही थी, लेकिन शेरशाह इन सब से क्या होगा, अलग होगा। तो पांचवें का जो आंसर आएगा, तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो पांचवें का सेकंड वाला सही होगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, उल्लू, तोता, चील या बाज? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, बताइए। उल्लू भिन्न है, तोता भिन्न है, चील भिन्न है या बाज भिन्न है? इनमें से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है, आपको बताना है। बोलो भाई जल्दी से। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर देखा जाए तो बाज, चील और उल्लू ये सारे के सारे क्या है, मांस भी खाते हैं। तो मतलब एक प्रकार से मांसाहारी होने के साथ साथ सर्वाहारी है, क्योंकि मांस भी खाते हैं और भी अन्य भी चीजें खा लेते हैं। तो यहाँ पर लेकिन तोता एक ऐसा जानवर है प्यारा सा, जो सिर्फ और सिर्फ सर्वाहारी के ऊपर डिपेंड रहता है, उसको मांस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो उल्लू, चील और बाज ये सब क्या है, सर्वाहारी है, क्योंकि सारी चीजें खाते हैं। लेकिन उल्लू को मांस से कोई लेना देना, सॉरी तोता को मांस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए तोता इन सबसे क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। कह रहा कि यदि इंडिया के स्थान पर कूट भाषा में 95491 लिखा जाए तो दुलही को किस प्रकार लिखा जाएगा, आपको बताना है। तो बताइए। इंडिया, INDIA, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, INDIA। तो इंडिया को दोस्तों बोल रहा है, क्या लिख रहा है, लिख रहा है 9 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 1 लिख रहा है। आई की प्लेस वैल्यू 9 है तो 9 यहाँ लिख दिया। एन की प्लेस वैल्यू 14, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ गया। डी की प्लेस वैल्यू 4 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है। क्लियर है। तो दिल्ली की बात कर रहा है, DELHI। तो डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, एल की प्लेस वैल्यू 12, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। इसकी 8 है, इसकी 9 है, तो यहाँ 8 और 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 8 और 9। तो 4 5 3 8 9, तो 4 5 3 8 9, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। आंसर्स देखते चलिए आप सभी लोग, बात मत करिएगा, क्योंकि आज संडे स्पेशल क्लास है और बात करने का मौका आपको मैं ज्यादा दूंगा नहीं। बस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बताऊंगा, क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बताऊंगा, और कोशिश करना है कि जितना जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे पाओ, वो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो पहला आएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया था, रिपीटेड है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आ गया। बताइए, यदि 246 को 8 लिख रहा है, 624 को 0 लिख रहा है, तो 327 को 6 लिख रहा है, तो 423 को क्या लिखेंगे, बताइए। बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, और कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए। ठीक है, तो अगर दोस्तों देखो यहाँ पर 8 लाना है, तो 246 में 8 लाना है, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 और 6 को जोड़ो, 6 और 4, और इसको अंत वाले को घटा दो। तो 6 4 10, 10 में 2 घटाएंगे 8 आएगा। उसी प्रकार से लास्ट के 2 डिजिट को जोड़ो, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे और -6 करेंगे, 4 2 6, 6 -6 0 आएगा। इसी प्रकार 3 2 7 है, तो लास्ट के 2 डिजिट को जोड़ दो, 2 और 7 को जोड़ दो, 2 और 7 को जोड़ो और 3 घटा दो, 7 2 9, 9 में 3 गया 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 मिल रहा है। इसी प्रकार से 2 और 3 को जोड़ो, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 घटाएंगे, कितना आएगा 1, तो 1 आएगा, और 1 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न था। अब देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया होगा। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। ऊपर दिखाए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी, आपको बताना है। तो बताइए, इस प्रश्न में ऊपर दिखाए गए जो चित्र है इसमें आपको बताना है कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो भाई आप सबको पता है ये नियम, जब मैंने आपको जो है फिगर काउंटिंग पढ़ाया था तो बहुत ही शानदार तरीके से इनके नियम बताए थे। यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पर 8 बनेगा, इसमें कितना बनेगा, इसमें 2 बनेगा, इसमें कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो 8 3 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 ट्रायंगल बनेंगे, और 28 का है ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 28 आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 28 आएगा। अब उम्मीद करता हूं कि प्रश्न का आंसर आप सबको मिल गया
होगा। तो 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में चलने से पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 महाबचत ऑफर के साथ जो आपका बैच शुरू है उसमें डिस्काउंट यूज कूपन की व्यवस्था दी गई है। 500 इसमें ऑफ किया गया है। कितना? 500 ऑफ किया गया है। इसमें से संपूर्ण अध्ययन सामग्री और साथ में प्रैक्टिस सेट, संपूर्ण अध्ययन सामग्री और दोनों को अगर मिलाएं तो कॉम्बो ऑफर में मात्र दोनों की दोनों 380 रुपए में आपके पास पहुंच जाएंगी। और अगर अलग से आप स्पेशल प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं तो अलग से भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जो है इस नंबर पर कॉल करनी पड़ेगी, पूरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि कैसे कैसे चीज़ों को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई यूपी ट्रिपल एस सी की बुक्स जो स्टडी 91 आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। करा कि मिसशीप को इतना लिखा जाता है तो रिलीव्ड को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। आंसर तो इसमें वैसे भी दिया हुआ है, चौथा वाला। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा और कोशिश करना है कि गलत ना होने पाए। अब दोस्तों यहां से देखें, 13 और 1 14, 9 और 3 2 11, इस प्रकार से बढ़ रहा है। 19 3 22, तो एक एक इंक्रीज कर रहा है, +1 +2 +3 इस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से रिलीव्ड की बात कर रहा है। RELIEVED। ठीक है, तो देखो 13 और 1 14, तो पहले प्लेस वैल्यू 18 5 12, आई का 9, ई का 5, वी का 22 और ई का 5 और डी का 4 देख पा रहे हैं, प्लस हो रहा है। 13 1 14, 9 2 11, 9 19 3 22, 3 और 4 7 इस प्रकार से चल रहा है। तो पहले +1, फिर यहाँ +2, फिर यहाँ +3, फिर यहाँ +4, फिर यहाँ +5, फिर यहाँ +6, +7 और +8। ओके, 18 1 19, 5 2 7 और 12 3 15, O 9 4 13, M 5 5 10, J 22 6 कितना हो गया 28, 28 में 26 घटाया 2, 2 के लिए B आएगा, 7 5 12 के लिए L, 4 8 12 12 के लिए L। अब मिला लो SGOMJ BLL, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ऑलरेडी आंसर लगा था, तो चौथा वाला सही होगा। ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक, तो 9 का जो आंसर आएगा 4 आएगा। तो दोस्तों देखो कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है कि आपने आंसर देख के तुरंत 4D वाला दिया है, लेकिन सॉल्व कितने लोगों ने किया है ये मैटर करता है। और जिन बच्चों ने सॉल्व किया है तो मुझे आशा है कि बच्चे जरूर मेहनत कर रहे होंगे, और जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है वो अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। आप लोग सुधर जाओ, अभी समय है। प्रश्न को प्रयास कर जरूर किया करिए कि आपने आंसर तो देख लिया, लेकिन कैसे आया ये मेन मैटर होता है ना। तो चलिए 9 के बाद आते हैं 10 नंबर में। कौन सी आकृति अन्य तीनों से भिन्न है, बताइए कौन सी आकृति अन्य तीनों से भिन्न है। अब देखिए, अगर ध्यान से देखें तो यहां पर बीच में ABCD 4 आपके पास हैं, इनमें से बताना है कि कौन अन्य तीनों से भिन्न है। तो भिन्न आपको बताना, तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन तीनों से भिन्न होगा। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। तो यहां पर अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, तो इसमें ये एक इसी के अंदर एक ट्रायंगल बना है, और त्रिभुज बाहर है, त्रिभुज अंदर भी है, वर्ग बाहर है, वर्ग अंदर भी है। ये आकृति बाहर एक वर्ग की, तो यहाँ पर भी, लेकिन देखो सम में क्रॉस नहीं था, लेकिन इसमें क्या किया है, क्रॉस की आकृति बनी, बस यही अंतर है। डी वाला होगा, 10 का डी वाला आंसर आएगा, 10 का डी। और अगर आपने 10 का डी किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो 10 का डी आएगा दोस्तों, तो तैयार हो जाइए जल्दी से, 10 का डी आएगा। क्लियर। आइए चलते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 73 बच्चों की एक पंक्ति में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, तो उसके नीचे से स्थित क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 11 रैंकिंग का प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, और कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए। ओके, बताओ भाई। करा कि 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है,
तो मान लो कुल बच्चों की संख्या पंक्ति में आपको दे रखा है, कुल बच्चों की संख्या कितनी है 73। कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से मतलब प्रारंभ से कौन सा स्थान है 23वां है। तो कह रहा है कि उसका नीचे से तो अंत से पूछ रहा है, अंत से स्थान x मान लो। फार्मूला आप सबको पता ही है कि कुल बच्चों की संख्या इक्वल टू होता है प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और -1। कुल बच्चों की संख्या 73 दे रखा है, प्रारंभ से स्थान 23 है, अंत से स्थान हमने x माना था -1। 23 में 1 घटा दिया तो x बराबर होगा 73 -22, 3 में 2 गया 1 और 7 में 2 गया 5, 51 आएगा। और 51 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। 51 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। बोलो भाई, हो गया 51। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो 51 आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है, तो तस्वीर में बनी हुई महिला का मोहन से क्या संबंध है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, तो यहाँ पर भी देखो आंसर लगा हुआ है, बेटी लगा हुआ है, आंसर हटाए नहीं गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए जल्दी से। कह रहा है कि मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, सॉल्व कर लीजिए बेटी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए एक बार। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है। ध्यान से समझना। कह रहा है कि मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है, तो तस्वीर में बनी महिला, तो जो महिला है तस्वीर में, तो मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, इस महिला की जो माँ थी वो मोहन की क्या है? पत्नी है। वो मोहन की क्या है? पत्नी है। ठीक है, मोहन की पत्नी बना दिया हमने। कह कि मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी पत्नी है, तो तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है? तो तस्वीर में बनी महिला, ये तस्वीर वाली महिला यही थी। तो कह रहा कि तस्वीर में बनी महिला का मोहन से क्या संबंध है? तो मोहन, महिला मोहन की क्या है? बेटी है, पुत्री है। अब पोटी पुत्री कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। हो गया। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देख लेते हैं। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स जो आप सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसमें प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का, आधुनिक इतिहास का, मतलब इतिहास के हिस्ट्री के तीनों पार्ट आप सबको मिल रहे हैं। साथ में सामान्य हिंदी के पार्ट मिल रहे हैं। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का, इसके बाद आपके साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों पार्ट हैं। और साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी का भी पार्ट आप सबके सामने मौजूद है। तो सारी नोट्स ई बुक्स के रूप में अवेलेबल है, और अगर आप इनको जो है पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। बहुत ही शानदार श्रृंखला है, बताइए इस श्रृंखला को पूरा करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बच्चों। गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसमें 12, अब देखो यहाँ पर ये वाला, इसमें 12 कैसे आएगा? तो इसमें 12 कैसे आएगा? अगर 4 को और 2 को जोड़ दें, तो 4 और 2 को जोड़कर 2 से गुणा कर दें, 4 2 6 और 6 गुणे 2 बराबर किसके होगा? 12 के। ये कंप्लीट हुआ। आगे आ जाओ। अगर 4 और 8 को जोड़ दें और 8 और 4 को जोड़ दें, गुणा 2 का कर दें, तो 4 और 8 12, 12 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 24। ये हो गया, कितना हो गया? 24। आगे आ जाओ। अगर 6 और 12 को जोड़ दें, तो 6 और 12 को जोड़कर गुणे 2 कर दें, तो 12 6 18 और 18 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 36। और 36 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में। ये लो मिल गया। 13 का आंसर मिल गया 36। 13 का आंसर मिल गया 36। तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का 36, 13 का 36। देखिए कितने लोगों ने 36 दिया है और कितने लोगों को सही दिया। गिने चुने लोगों का आंसर आया था और बाकी सब वेट कर रहे थे कि सर बता दें तो आंसर चिपका दें ना। इसमें तो तुम लोग माहिर हो। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? सेकंड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? सेकंड होगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए कि इस क्या आएगा। यहाँ पर 7 लिखा है, 5 लिखा है, 5 लिखा है। मैं दिखा देता हूं। ये 7 है, ये 5 है, ये भी 5 है और ये 40 है। ये 8 है,
ये 6 है, ये 6 है और ये 54 है, दिख रहा होगा। और ये 9 है आपका, ये 9 है, ये 7 है और ये भी 7 है। और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। बोलिए जल्दी से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, गलत ना होने पाए भैया। सीरीज का प्रश्न है, मिसिंग नंबर सीरीज का, और बहुत ही छोटा सा बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप सबको बताना है और विदाउट गलत किए, ठीक है, गलत ना होने पाए इस बात का भी आपको जो है स्पेशली ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए बता दीजिए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी लोग विदाउट गलत किए जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 एक सीरीज है आप सबके सामने, इस सीरीज का आंसर बताना है आप सभी को, किसका आंसर क्या आएगा। तो चलो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास करना नहीं, सबको मिल गया होगा। तो चलो देखते हैं, 7 गुणे 5 और प्लस 5 यही करना है। तो 7 बना 35 और 5 कितना हो गया, 40 मिल गया। इसी प्रकार से 8 गुणे 6 और प्लस 6, 8 6 48, 48 6 कितना हो गया, 54, तो 54 मिल गया हमको। यही काम यहाँ करेंगे। 9 गुणे 7 और प्लस 7, 9 7 63 और 7 कितना हो गया, 70, और 70 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा 70, 70 मतलब ऑप्शन नंबर 4 या डी। तो जो बच्चे डी और 70 बता रहे हैं उनका आंसर सही होगा। और इसके सिवा अगर इतनी सी छोटी सीरीज अगर गलत होती है तो प्रॉब्लम है। आइए चलते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से आ गया मिसिंग नंबर सीरीज। बताइए 9 8 36, उसी प्रकार से 10 12 60, उसी प्रकार से 12 13 क्वेश्चन मार्क। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या कर सकते हैं इसमें, कौन सा नियम अप्लाई कर सकते हैं, आपको सोचना है, आप सबको बताना है। तो बताइए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, आप सबको बताना। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। 36 कैसे लाया जा सकता है। 9 और 8 का मल्टीप्लाई करा दें तो 9 8 कितना होता है, 72, और 72 36 दूना 72, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 36 मिलेगा। 10 गुणे 12, तो 12 दम कितना आएगा, 120, और 120 में अगर 2 से डिवाइड कर दें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, मिल रहा है। इसी प्रकार से 12 गुणे 13 करा दे, 12 3 36 के 6, 3 12 का नंबर 3 15, 156, 156 बटे 2, 2 7 14, 2 8 16, 78, 78 का ऑप्शन नंबर 3 में मिल गया आंसर। क्या आंसर मिल गया, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मिल गया। सेवेंटी 78 आएगा, क्या आएगा, 78 आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में, देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि ए का आ से गुणा हो, बी का आ से डिवाइड हो, सी का आ से इतना हो तो क्या निम्नलिखित व्यंजकों का मान क्या होगा। एक छोटा सा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस व्यंजक का मान आप सबको निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पर लिखा है 21 और 21C लिखा हुआ है। तो जब 21C लिखा हुआ है तो सी का मतलब क्या है, ए का आ से गुणा, बी का आ से डिवाइड, सी का आ से प्लस, तो प्लस कितना होगा 3। अब इसके बाद डी आ गया, डी का आ से माइनस हो तो -6 हो जाएगा, ए का आ से गुणा 8 हो जाएगा, और बी का आ से डिवाइड तो डिवाइड 2 होगा। तो 2 चौको 8, 6 चौको 24, तो 21 और प्लस 3 और प्लस माइनस कितना होगा, 24 होगा। माइनस कितना होगा, 24 होगा। 21 और 3 24 और -24, तो 24 24 0, और 0 जहां भी होगा वही हमारा आंसर होगा। तीसरा वाला आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा, तो 0 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा आंसर इस सबका सही हो जाएगा 0। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। देते चलो आंसर, कमेंट बॉक्स में देते चलो, जितना तेजी से आंसर आओगे, क्योंकि संडे स्पेशल क्लास है और संडे स्पेशल में जानते हैं कि नॉन स्टॉप हमको चलना है।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का नया बैच आप सबके सामने प्रारंभ हो चुका है और पेट का एग्जाम भी आने वाला है, आप सबको पता है। दूसरा बैच जो अभी आप सबको इंतजार होगा, जो बच्चे टीचिंग लाइन से जुड़े हुए होंगे उनके लिए है, ये वीडियो क्लासेज है, चैप्टर वाइज टेस्ट है और साथ में पीडीएफ स्टडी मटेरियल के साथ में सुपर टेट का बैच आप सबको बढ़िया विधिवत तरीके से चैप्टर टू चैप्टर बेसिक टू हाई आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आपको जो है प्रोवाइड किया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप सबको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कह रहा कि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो मान लो ये कल आज है, क्योंकि कल जो है आज से काउंट होता है, तो ये क्या है? आज है। और कह रहा बीते कल के पहले वाला दिन, तो मान लो कल है और बीते कल के पहले वाला दिन क्या था? शनिवार था। तो यहाँ पर रविवार, तो आज कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। ठीक है, तो आने वाले कल के, तो आज और कल, आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन? सोमवार, मंगल, मंगल के बाद बुध, यहाँ बुधवार आंसर में आएगा। और बुधवार कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 17 का आएगा सी बुधवार। और जिन बच्चों ने 17 का सी बुधवार बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से इस प्रश्न को हम सब सॉल्व कर सकते हैं। तो 17 का जो आंसर आएगा वो सी जाएगा, 17 का सी जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि महीने का प्रथम दिन बुधवार है, यदि कार्यालय के केवल दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार को छुट्टी के रूप में जाना जाता है तो उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी यदि महीना 30 दिन का हो? अब देखो कह रहा है कि महीने का प्रथम दिन बुधवार है। अगर महीना 30 दिन का है तो अगर कोई महीना 30 दिन का होता है तो 1 और 2 तारीख के दिन महीने में 5 बार आते हैं। तो 1 और 2 तारीख के दिन महीने में 5 बार आते हैं, ये बात आपको जो है ध्यान देना है। 1 और 2 तारीख के दिन महीने में क्या आते हैं? 5 बार आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 बार, तो 1 और 2 तारीख का दिन, तो मतलब ये हुआ कि 5 यहां पर बुधवार पड़ेंगे और 5 यहाँ पर जो है गुरुवार पड़ेंगे, थर्सडे पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी शेष जो दिन होंगे वो कितने दिन पड़ेंगे? 4-4 दिन पड़ेंगे। कितने दिन? 4-4 दिन पड़ेंगे। ओके, तो 5-5 10 ये हो गया। तो बुधवार के बाद अगर बात करें थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे के बाद क्या आएगा? संडे के बाद क्या आएगा? मंडे, और मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे। बस हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे। तो ये 4 दिन, ये 4 दिन, ये 4 दिन, ये 4 दिन और ये 4 दिन, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 ये हो गए, 10 ये हो गए, 25 ये हो गए। उसने कहा तो उस महीने की कार्य दिवसों की संख्या क्या होगी? उसने कहा यदि कार्यालय के केवल दूसरे व चौथे शनिवार को और सभी रविवार को छुट्टी के रूप में जाना जाता है तो उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या, तो कितने रविवार आए? 4। तो 4 दिन तो ये हो गए और 2 दिन सैटरडे का हो गया, तो 4 और 2 6 दिन तो उस महीने में छुट्टी हो गए। तो कह रहा महीने 30 दिन का, तो उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या, तो 30 में 6 घटा दो, 30 में 6 घटा दो तो कितना आएगा? 24। तो कार्य दिवसों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 24 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 24। अगर 24 आंसर में आता है तो ठीक है। 24 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। जी हो गया। इसका तो मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्यों रखा है। ठीक है, इसका कोई लेना देना अभी फिलहाल के लिए यहाँ से तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये गलत बन गया है, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में, हाँ अब सही जगह पर रखा है। निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है। तो जो वृत्त है, जो सर्कल है, वो कॉलेज प्रोफेसर है, कॉलेज प्रोफेसरों को नियुक्त करता है। त्रिभुज शल्य चिकित्सकों को, तो ये जो त्रिभुज है शल्य चिकित्सकों को निरूपित करता है, शल्य चिकित्सकों को।
और आयत चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है। तो जो आयत है वो चिकित्सा विशेषज्ञों को, आरेख का कौन सा भाग उन कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं। कह रहा है आरेख का कौन सा भाग उन कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं। तो चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं आपको बताना है। तो ऐसा कौन सा भाग है? एक्स। कौन सा भाग है? एक्स। एक्स कहाँ है? सेकेंड में। तो 19 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड आएगा। अगर आपने 19 का सेकेंड किया है, ध्यान से पढ़ो एक बार फिर से। करा कि आरेख का कौन सा भाग उन कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है। तो कॉलेज प्रोफेसर कहाँ है? ये पूरे हैं। तो कह रहा उन कॉलेज प्रोफेसरों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ ये है, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन है। लेकिन ये जो है शल्य चिकित्सकों की बात कर रहा है, तो सिर्फ उत्तर में क्या आएगा? एक्स आएगा। ओके, एक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख का कौन सा भाग उन शल्य चिकित्सकों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ तो हैं किंतु प्रोफेसर नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग। देखो भैया, कह रहा है कि आरेख का कौन सा भाग उन शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है जो चिकित्सक विशेषज्ञ तो हैं किंतु प्रोफेसर नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कह रहा कि आरेख का कौन सा भाग उन शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, कॉलेज प्रोफेसर नहीं है, चिकित्सा विशेषज्ञ दोनों होना चाहिए। कौन सा निरूपित करेगा? जड़ करेगा। देखो ध्यान से, क्यों ऐसा मैंने बताया? क्योंकि कॉलेज प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, तो कॉलेज प्रोफेसर को पूरा हटा दो। उसने कॉलेज प्रोफेसर के लिए मना किया था। अब आप ये देखना है कि ऐसा कौन सा एरिया है जो चिकित्सा विशेषज्ञ और शल्य चिकित्सक को कॉमन करता है। बी और बी तो कॉमन नहीं करता, ये जड़ ही बचता है जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो जड़ उत्तर आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? जड़ होगा। तो 20 का तीसरा वाला आंसर आएगा। 20 का तीसरा वाला अगर आप सबने किया है तो नंबर आपका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले अब हिंदी नितिन सर के द्वारा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नोट्स के लिए आप सबको प्रोवाइड किया गया हिंदी व्याकरण की क्लास है। इसका नया बैच प्रारंभ हो चुका है। और अगर वाकई में आप सबकी हिंदी की तैयारी अच्छी नहीं है, अगर आप यूपीपी में, बीडीओ में या फिर यूपी SSS के एनी अदर एग्जाम में, और आप सबको पता है कि दरोगा की वैकेंसी आ गई है, आप सबको पता है 700 कुछ पोस्टें आई हैं वन दरोगा की भर्ती। और बच्चे आप जब जो है जिनका पेट में अगर 65 प्लस स्कोर है, 65 से नीचे तो मौका नहीं मिलेगा, जिनका 65 प्लस स्कोर है वो इस अपॉर्चुनिटी को जो है बढ़िया ग्रहण कर सकते हैं और अपनी तैयारी को, जो वन दरोगा का फॉर्म आया है उसकी तैयारी को आप लोग जो है क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 21 में, आरेख का सी भाग निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? आरेख का जो सी भाग है निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? चिकित्सक विशेषज्ञ को, कॉलेज प्रोफेसरों को, चिकित्सा और शल्य चिकित्सकों को, विशेषज्ञों को। तो केवल ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या था? हमें पीछे चल के देखना पड़ेगा भाई। त्रिभुज क्या था? शल्य चिकित्सक। तो केवल शल्य चिकित्सकों को नियुक्त करता है, केवल शल्य चिकित्सकों को क्या करता है? नियुक्त करता है। तो कह रहा है कि शल्य चिकित्सक विशेषज्ञों को, कॉलेज प्रोफेसरों को, चिकित्सा विशेषज्ञों को, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों को। सी क्या निरूपित करता है? शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों को, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों को। तो 21 का जो आंसर आएगा ना वो पहला वाला आएगा। 21 का जो आंसर आएगा पहला वाला, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। कह रहा है कि उसे चुनना है हिंदी, उर्दू, हिंदू और मैथिली। बताइए, हिंदी है, उर्दू है, हिंदू जो हिंदू पेपर आता है, और मैथिली। बताओ ये क्या है? लैंग्वेज है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? अरे भैया, हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है। उर्दू क्या है? एक लैंग्वेज है। मैथिली क्या है? एक लैंग्वेज है। हिंदू क्या है? एक धर्म है। खत्म। भाषा के साथ में आप जो है धर्म की बात कर रहे हो, इसलिए हट गया, अलग हो गया, विषम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 23 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तोता, लोमड़ी, ऊंट और बिल्ली। तोता, लोमड़ी, ऊंट और बिल्ली। बहुत ही छोटा सा प्रश्न। बताइए जल्दी इसका आंसर क्या आएगा? 23 का आंसर क्या आएगा? अरे भाई, लोमड़ी, ऊंट और बिल्ली ये सब क्या है? जानवर हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना।
तोता एक पक्षी है, लोमड़ी एक 4 पैरों की जानवर, ऊंट एक 4 पैरों का जानवर, बिल्ली एक 4 पैरों की जानवर, तोता क्या है 2 पैरों का पक्षी है। ठीक है, पक्षी तो सारे 2 पैरों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए विकल्पों से उसे चुनिए जो अन्य से 3 से भिन्न है। उसे चुनना है जो अन्य 3 से भिन्न है, त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग, आयताकार। बताइए इनमें से क्या भिन्न होगा, जल्दी से बताइए। बोलो जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा भाई? देखो, त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है, वर्ग एक ज्यामितीय आकृति है, आयताकार एक ज्यामितीय आकृति, स्पर्श रेखा एक रेखा है, उसमें कुछ करना ही नहीं था। तो 24 का आंसर कौन सा जाएगा? सी वाला। भाई त्रिभुज, स्पर्श, त्रिभुज, वर्ग और आयताकार ये क्या है? एक ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है कि नहीं? वर्ग, वर्ग बोल रहा है, वर्ग एक ज्यामितीय आकृति है कि नहीं? वर्ग क्या है? एक ज्यामितीय आकृति है, ये हो गया। इसी प्रकार से आयताकार, आयत एक वर्ग आकृति है, लेकिन स्पर्श रेखा इस प्रकार से ये क्या है? अलग है, रेखा के अंतर्गत आएगा, वो ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत आएगा। तो 24 का दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि एक घड़ी में 1:30 हुए तो बताएं कि सही समय क्या होगा। तो आपको बताना है कि इसका आंसर का सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30, तो इसको क्या करना है? 11:60 से घटाना है। 11:60 से घटाना है किसको? 1:30 को। तो 1:30 को 11:60 से घटाओ, 60 में 30 गया 30 आएगा, 11 में 1 गया 10 आएगा, 10:30 आएगा। क्या आएगा? 10:30 आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना 1:30, और ये कहाँ है? ऐसा कहीं है ही नहीं, 10:30 आ रहा है। 10:30 तो सही तो है भाई, 10:30, 4 नंबर। यहाँ तो 11 में 1 घटाएंगे 10 ही तो आएगा। तो यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए हैं तो बताइए उसका सही समय क्या होगा। तो सही समय होगा 1:30। आज हमने बहुत ही स्पीड से प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला हो गई समाप्त, और आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है, बढ़िया आंसर्स दिए हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद, आप सभी बच्चों को। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज की आपकी क्लास बहुत ही बेहतरीन रही होगी, और कम समय में हमने 25 प्रश्नों को समाप्त करने का प्रयास किया है। और मिलते हैं आप सबसे कल की क्लास में एक नई क्लास के साथ बहुत ही शानदार तरीके से, और उसमें जो है हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि और भी स्पीड से काम करने का प्रयास करें, और इसी तरीके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रयास करें। कल से मैं और क्वेश्चंस लेकर आप सबके सामने आऊँगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी बच्चों को। जय हिंद और वंदे मातरम। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मिलता हूँ आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, थैंक यू आप सभी को।